हेलो ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू माय चैनल रॉय स्टडी क्लब। आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अक्सर बच्चे इस टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। सर ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट प्रोड्यूस करेगा, आखिर ये हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, इसका कॉज क्या है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे हीटिंग इफेक्ट आखिर में है क्या, और ये हीट इलेक्ट्रिक करंट हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। पावर देखेंगे, इसके 2-3 फॉर्मूलेज है हीट एनर्जी के एंड पावर के भी, उसके बारे में आज हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है, ये अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट, हीट कर रहा है, आखिर चीजों को हीट कर रहा है। जैसे कि अपना कोई ये सर्किट है, ये अपना सर्किट है, यहाँ पे हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें, लेट सपोज ये अपना एक सेल हो गया और ये स्विच है, और ये प्लस साइन ये माइनस साइन ये अपना जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। व्हेन करंट फ्लोज, व्हेन आई फ्लोज, जब आई फ्लो करेगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, वायर में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और ये कहीं पे हीट कम प्रोड्यूस होगी, कहीं पे हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हम देखेंगे आके हीट, देखिए कोई हीटर का वायर है, हीटर में जो वायर कॉइल लगी होती है उसमें देखिए हीट प्रोड्यूस होती है, पर जो हमारे घर में वायर लगी होती है उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, बहुत ही कम, बहुत ही नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब ये देखेंगे आखिर ये हो क्यों रही है, हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, और किसी में ज्यादा किसी में कम क्यों हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट से हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसके हम कॉज देखेंगे। तो इसका हम कॉज क्या है, कॉज ये तुम जान के भाई इलेक्ट्रिक करंट जब चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, भाई ज्यादा हो रही है कम हो रही है, क्या रीजन क्या है इसका। तो जब ये अपनी देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ये अपना जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या, करंट है क्या, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। करंट क्या है, अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आखिर चार्ज कैसे फ्लो होता है, चार्ज में आखिर मेनली फ्लो क्या होगा, अपना करंट फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे करंट में। सिंपल सी चीज है, प्रोटॉन तो फ्लो होते नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो अपने इसके जो चार्ज पार्टिकल है, अपने जो पार्टिकल्स है इसके अंदर, वो क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो जब इस सर्किट में जब करंट फ्लो हो रही है तो इसके अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लो हो रहे हैं भाई। तो अपना ये किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भाई किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए अपनी करंट इधर जा रही है, करंट किधर जा रही है, ऐसे जा रही है करंट अपनी, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव भाई पॉजिटिव साइड की साइड आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो अपोजिट जाते हैं करंट, क्या सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट जाते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में अपने। आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ पाथ होगी भाई, क्या होगी, इसके पाथ में क्या होगा। जैसे कि अपना ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहा है, ये अपना इमेजिन कर लेते हैं, विजुअलाइज आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज करा रहे हैं आखिर क्या होता है, क्या है। माना ये अपनी पाथ है और इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्या होंगे, इसके और भी हर्डल्स होंगे, और ये हर्डल्स होंगे क्या, ये हर्डल्स और क्या होंगे, इसके आयंस होंगे। हर्डल्स इसके क्या होंगे, ये आयंस है, ये सारे इसके क्या है, आयंस है भाई। तो अपना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो सिंपल सी बात है, इन आयन से टकराएगा, इन आयन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, सिंपल सी बात है। आयन से क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन से आयन से कोलाइड करेगा, तो होगा क्या, इसके पास जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है भाई, ये मोशन में होते हैं, मोशन में है इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो ये अपनी इस डायरेक्शन में आएंगे तो इन आयन से क्या आएंगे, कोलाइड होंगे, आयन से क्या होंगे, कोलाइड होंगे। तो भी आयन से कोलाइड होंगे तो जो इनके पास इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, जो इनके पास ये एनर्जी है, ये क्या करेंगे, आयंस में ट्रांसफर कर देंगे। ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, आयंस में। ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू आयन, एनर्जी क्या करेंगे, आयंस में ट्रांसफर करेंगे। और जब ये ट्रांसफर होगी एनर्जी
आखिर जब कोलाइड हो रहा है, जब ट्रांसफर हो रहा है, तो हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम आपको विजुअलाइज कराते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। माना कोई बॉक्स है, ठीक है, और ये अपना सरफेस है, ठीक है, बॉक्स है, सरफेस है, और इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको आगे की तरफ क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो हम पुश करेंगे ऐसे आगे की तरफ, बॉक्स को क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो होगा क्या कि अपने ग्राउंड और इस सरफेस के बीच में आपस में कोलाइजन हो रहा है, आपस में कोलाइजन हो रहा है। जैसे ये बॉक्स है, ये मैसेज करिए कि ये अपना क्या है? बॉक्स है, ये अपना बॉक्स है और ये सरफेस है। तो इन सरफेस के बीच में क्या हो रहा है? कोलाइजन हो रहा है, कोलाइजन हो रहा है। और जब भी कोई दो चीज टच होती है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट टच होता है, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो आप ऐसे भी नॉर्मली देख सकते हैं, आप कोई चीज रगड़िए ऐसे, आप ऐसे कोई अपना हाथ को भी ऐसे रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जब अपने इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, किससे? आयन से टकराएंगे, तो क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें? आयंस में। तो यहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसफर करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हीट एनर्जी में। सारी एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होती, कुछ आयंस में ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कुछ टकराने की वजह से क्या होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट एनर्जी किसमें प्रोड्यूस हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? हीट एनर्जी में। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि इसका कॉज क्या, आखिर हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है। अब बात ये आती है, कहीं कहीं हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कहीं कहीं हीट कम प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखिए एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है। हीट क्या हो रही है? बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है। फिर समझ लीजिए कि अप्रॉक्स नहीं के बराबर हीट प्रोड्यूस होगी, नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होगी। अप्रॉक्स क्या कहते हैं इसको? हीट नेग्लिजिबल। हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बट इसी की जगह अगर जो हम हीटर का नाइक्रोम वायर देख लें, हीटर का क्या देख लें? नाइक्रोम वायर, तो इसमें भाई हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसमें क्या हो रही है? हीट बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज अमाउंट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? भाई कि इसमें कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें एक फैक्टर डिपेंड करता है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि आखिर किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और किसमें कम हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसके जो फैक्टर्स हैं इस पे डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स जो है किसके? हीटिंग इफेक्ट के, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आखिर ये भाई क्यों ज्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है? क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा कम? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वजह होगी, कुछ ना कुछ के फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसमें कम हो रहा है, इसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक करंट, किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यही फैक्टर बताएंगे कि इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, किसमें कम प्रोड्यूस होगा। तो इसके मेनली तीन फैक्टर्स हैं, पहला रेजिस्टेंस है इसका, पहला अपना रेजिस्टेंस है, दूसरा क्या है इसका? करंट है, और तीसरा क्या है इसका? टाइम है। यानी इसके तीन फैक्टर्स हैं। पहला क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या है? करंट, और तीसरा क्या है? टाइम। ये इसके तीन फैक्टर्स हैं, इस पे डिपेंड करेगा। अब इस एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस फैक्टर करेगा। इस एग्जांपल में रेजिस्टेंस एक रोल प्ले करेगा कि आखिर किसमें हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वायर, हम इसको विजुअलाइज कराते हैं कि आखिर कैसा होगा। देखिए एल्यूमिनियम वायर है, ये कैसा वायर है? एल्यूमिनियम वायर है। में हर्डल्स ऐसे हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? इधर से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर फ्लो कर रहा है। ये नाइक्रोम वायर है, इसके हर्डल्स हैं, ये भी इधर फ्लो कर रहा है। इसमें सबसे मेन बात क्या है? इसका रेजिस्टेंस। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। बस यही फैक्टर है। अब रेजिस्टेंस से क्या मतलब है?
रेजिस्टेंस यानी क्या होती है, कुल मिला के उसके करंट को क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन उसको अपोज करती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसको अपोज करती है। ये तो अपना रेजिस्टेंस है। तो यानी कि इसमें हर्डल्स ज्यादा होंगे नाइक्रोम वायर में, और एल्यूमिनियम वायर में हर्डल्स क्या होंगे, कम होंगे। बिल्कुल, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम है। और जब इसके पास आयंस कम है, हर्डल्स कम है, तो कम आयंस या फिर हर्डल से टकराएगा, कम आयंस या फिर हर्डल से टकराएगा, तो इसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसके पास हर्डल्स या फिर आयंस क्या ज्यादा है। तो जब ये टकराएगा, ज्यादा ऑब्जेक्ट से टकराएगा, ज्यादा आयन से टकराएगा, जब ज्यादा चीज से टकराएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम चीज से टकराएगा कम हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है? ठीक है। अब अपना हमने देख लिया रेजिस्टेंस। इस केस में हमारा क्या काम किया, रेजिस्टेंस। और दो और फैक्टर है, करंट और टाइम। करंट और टाइम, तो हम ज्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस करें, इसी में ज्यादा हम हीट प्रोड्यूस करना हो तो हम करंट ज्यादा दे दे भाई। हमने अभी कितने, अरे मान लिया एग्जांपल फॉर एग्जांपल मान लिया 5 एम्पियर का पहले करंट दिया, किसी भी वायर में इनमें से किसी भी 5 एम्पियर का करंट दिया। फिर हमने क्या किया, अपने एम्पियर को बढ़ा के 10 एम्पियर कर दिया, एम्पियर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 10 एम्पियर कर दिया। हमने करंट जब बढ़ा दिया तो हम क्या देखेंगे, आप नॉर्मली देख सकते हैं, नॉर्मली घरों में भी देख सकते हैं, जब करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अपना इंक्रीज होगा हीट प्रोड्यूस्ड। और टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। आप नॉर्मली आपने बहुत ही इसको देखा होगा घरों में, जैसे कि आप ठंडियों में बहुत लोगों के यहाँ जो लगभग शहरों में रहते हैं, कह सकते हैं हम, हीटर रहता है, रूम हीटर रहता है, फिर ऐसे भी हीटर्स होते हैं, कॉइल्स वाले हीटर होते हैं। तो कॉइल्स वाले हीटर में होता है कि हम देखते हैं कि जब कुछ देर अपना हीटर हम जला के रखें तो अपना क्या होगा, कम हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब वही लार्ज अमाउंट तक हो जाए, लास्ट टाइम तक हो जाए, तो क्या होगा, अपना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। और क्यों होगा भाई, क्यों होगा, अब ज्यादा टाइम तक किसी हर्डल से टकराएगा तो भाई हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम टाइम तक टकराएगा कम प्रोड्यूस होगा, उसमें कम टाइम में कम कोलाइजन होगा, ज्यादा टाइम में ज्यादा कोलाइजन होगा। सिंपल सी बात है। आइए बात सबको क्लियर होगी हुई चीज, बढ़िया समझ में आ रहा है? ओके, ऑलराइट। हम देखते हैं अपना अगला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। समझिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ही एक तरह से हीट चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। इसमें एनर्जी चेंज हो रही है, किसमें, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। तो एनर्जी जब चेंज होती है तो कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी जब भी अपने फॉर्म को चेंज करती है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, अपने फॉर्म को चेंज करती है और कंजर्व रहती है। क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो बात कर लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किसकी बात कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को चलाने में, इलेक्ट्रॉन्स को चलाने में जो एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में जो एनर्जी हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे होगा भाई, जब कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, क्या करेंगे, कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो भाई अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से जो अपनी एनर्जी, जो एनर्जी लग रही है उसको चलाने में इलेक्ट्रॉन्स को, वही अपना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यानी क्या लिखते हैं इसको, एनर्जी स्पेंट, एनर्जी स्पेंट ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या दें, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को चलाने के लिए जो अपने एनर्जी स्पेंड की, आपने जो एनर्जी स्पेंड की, आपने एनर्जी यूज की, वही एनर्जी क्या होती है, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वही एनर्जी अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, बेसिक चीज है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को चलाने के लिए जो एनर्जी अपनी प्रोड्यूस हो रही है, वही अपनी क्या है, जो एनर्जी हम लगा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ये एनर्जी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि अपना सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम फॉर्मूला देखें, अगर हम इसको किसी तरह से फॉर्मूले के रूप में ले आए, जिससे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मान लो कि हमसे कोई कहते भाई 1 घंटा अपना चला, 1 घंटा कोई इक्विपमेंट चला, आपके घर में एलईडी चली 1 घंटा, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने कंज्यूम किया,
कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने कंज्यूम किया। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो भाई ये फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? ये फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए अपने पास। तो एनर्जी क्या है? सिंपल सा एनर्जी वर्क है। वर्क और एनर्जी सेम है। कैसे कह सकते हैं हम? वर्क एंड एनर्जी, पहले हम ये देख लें आखिर ये दोनों सेम है, फिर हम आराम से इसको फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी क्या अपने सेम। भाई जितना एनर्जी हम लगाएंगे उतना ही तो वर्क होगा। जितना एनर्जी माना कि हमने एनर्जी कितने लगाई, एनर्जी अपनी जो भी जूल में लगाई उतना ही तो अपना वर्क होगा। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है? दोनों की यूनिट सेम होगी। क्या होगी? जूल। दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? जूल होती है दोनों की यूनिट। हम जितना एनर्जी लगाएंगे, जितना हमने 5 जूल की एनर्जी लगाई तो वह कितने का होगा? 5 जूल का ही होगा। इसे हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम एक और तरह से आपको प्रूव कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे इक्वल है। प्रूफ कर दें? ठीक है, हम प्रूव करते हैं, इसको एक बार प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक एनर्जी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी अपनी एक एनर्जी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी ले लें, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लें, और कोई अपना वर्क का फॉर्मूला यूज कर लें। उसके बाद हम डायमेंशन का यूज करने वाले हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? इससे MLT है। MLT, M फॉर होता है मास, L फॉर होता है लेंथ, और T फॉर होता है टाइम। हम डायमेंशन का यूज करके इसको हम प्रूव कर देंगे कि वर्क एनर्जी क्या है? सिमिलर है। वर्क एनर्जी कैसा है? सिमिलर है। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। वर्क, अपना वर्क का एक हम फॉर्मूला कोई भी ले लें, वर्क अपना फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। अपना वर्क F इंटू एस, कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? हम F इंटू एस यूज कर लेते हैं। F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस अपना क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, आपने पढ़ रखा होगा। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क अपना क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्टेंस। आखिर इसमें आगे कॉस थीटा जो भी लगा होता है उससे मतलब नहीं है, हमें डायमेंशन निकालना है। इसमें हमें कांस्टेंट की चीजें नहीं देखनी है। कांस्टेंट जो है इसमें हमें नहीं देखना है। और जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आइडेंटिटीज होती हैं, जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स होते हैं, सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। बट यहाँ पे मैं कांस्टेंट का डायमेंशन हम नहीं निकालते। कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, डायमेंशन बात करें MLT, मास लेंथ और टाइम के रूप में, इसको हम कैपिटल M, लेंथ को कैपिटल T और टाइम को कैपिटल T लिखते हैं। तो मीटर इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेकेंड, तो हम इसको क्या लिखते हैं? ये मास है, सॉरी मीटर नहीं, मास है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को हम कैपिटल M कर दें ताकि मास और मीटर में कंफ्यूजन ना हो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होती है? अपनी एक्सेलरेशन। ये तो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपनी एक्सेलरेशन है। हम इसको काट सकते हैं। ये भी नहीं, ये अपना क्या है? डिस्टेंस है। इसको हम D लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। D कर लो, इसको आप D कर लो। ये अपना मीटर पर सेकेंड ऐसे दोनों सेम हो जा रहा है। F इंटू क्या कर ले? D कर ले, मास इंटू एक्सेलरेशन, इधर D लिख लें। तो एक्सेलरेशन क्या? अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखते हैं मास, ये अपना क्या है? मास है। मास को हम क्या लिख सकते हैं? M लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये अपना मीटर है। मीटर क्या? एक तरह का लेंथ है। मीटर क्या है? लेंथ है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसमें हम देखते हैं लेंथ का यूनिट अपना क्या है? मीटर है। यानी कि मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ लिख लिया। और नीचे सेकंड है। सेकंड को हम क्या लिखते हैं? टाइम। भाई सेकंड किसमें? टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो हमने सेकंड है यानी हम लिख सकते हैं टाइम। ये T स्क्वायर हो जाएगा इंटू D। D अपना क्या है? D डिस्टेंस है भाई। लेंथ है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, किसी भी नापे हम। तो D स्क्वायर टू अपना हो जाएगा लेंथ। ओके, तुम क्या लिख सकते हैं? इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो जब पावर ऊपर, जब ये अपना सेम रहता है और जब पावर को हम सीधे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? नीचे T की पावर -2 लिख सकते हैं। ML की स्क्वायर T की पावर -2, ML स्क्वायर T की पावर -2, M1 है। ये कुछ भी नहीं रहता तो हम 1 लिख सकते हैं। ये अपना आ गया वर्क का डायमेंशन। अगर जो इतना ही डायमेंशन हम एनर्जी का प्रूव कर दें तो अपना सिमिलर हो जाएगा। इतना ही डायमेंशन किसका प्रूव कर दें? एनर्जी का। आइए प्रूव करते हैं। तो एनर्जी का हम फॉर्मूला ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी हम लेंगे तो आंसर उतना ही आना है, आना यही अपने को। तो mgh होता है फॉर्मूला, उसका क्या होता है? mgh। कैपिटल M लिख लेते हैं मास को ताकि फिर से कंफ्यूजन ना हो, और जी इसको h लिख लेते हैं। ओके, इसको कैपिटल M में लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, जब अपना मीटर इसमें इंक्लूड करें हम। तो अपना mgh है, m मास है और g अपना क्या है?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एच। तो मास अपना 1 हो जाएगा। मीटर क्या है, लेंथ है, मीटर लेंथ है, एल लिख सकते हैं। सेकंड ये टाइम है, इसको टी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच ये भी एक लेंथ है, इसे एल लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया, मीटर 1 1, दोनों की पावर अपनी 1 है, तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। अपॉन क्या है, ये टी स्क्वायर, इसमें क्या लिख सकते हैं, एम एल की पावर 2, ये टी ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और यहां भी क्या आया है, m1 एल स्क्वायर टी की पावर -2। सेम चीज आई है, दोनों में क्या आई है, सेम चीज आई है। यानी डायमेंशन से हमें क्या पता चल रहा है कि वर्क एनर्जी अपनी क्या है, सेम है। वैसे प्रूफ करने की जरूरत हमें नहीं थी इस क्लास में, फिर भी कई बच्चे पूछते हैं सर ये आखिर सेम कैसे, आपने सेम कैसे प्रूफ कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं सेम है। तो हमने इसको डायमेंशन से प्रूफ कर दिया कि ये सेम है। ठीक है, अब आपको मजा आ रहा होगा। फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स। मजा आ रहा होगा आप सभी को, एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको अगर चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है। अब हम बात कर ले इसी में कि कोई अपना एनर्जी का में क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का में फॉर्मूला निकालना है। तो हमने एक पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है। और हमें क्या देखना है कि तो वर्क देखना है कि तो एनर्जी देखना है, हमें यही निकालना भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सही है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। आपको नहीं देखा आपने लेक्चर तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो हमें वर्क निकालना है, यानी कि वर्क को हम एक साइड कर लें, वर्क को एक साइड कर लें, उससे हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। वर्क को एक साइड कर लें, क्यू को इधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू क्यू अपना फॉर्मूला हो जाएगा। तो अपना एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे। इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले क्या होगा और क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना Q है इसकी वैल्यू को डिस्प्लेस कर देंगे। Q को क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम डिस्प्लेस कर देंगे। कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है और I इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ रखा है। करंट का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T इधर चला जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू T। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब इसी को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस आई टी को उठा के हम क्यू की जगह पुट कर दें, तो हमने ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। ये फॉर्मूला आ गया आपका। एक फॉर्मूला हमने क्या बनाया, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, एक बनाया डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। अब इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल। इसमें हमने क्या किया था, चार्ज को हमने डिस्प्लेस कर दिया था आई टी से। इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को किसके टर्म में, ओम्स लॉ यूज करके क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को ओम्स लॉ का यूज करेंगे। क्या हो जाता है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो W इक्वल टू V की जगह क्या लिख दें, आई आर लिख दें, फिर आई है, ये T है, आई स्क्वायर हो गया। ये देखिए दो आई अपने पास आ गया, आई स्क्वायर आर टी। W इक्वल टू, इसको हमने एक डब्बे में डाल दिया, एक बॉक्स बना दिया इसकी तरफ। तो हमने देखे तीन फॉर्मूले हो गए। पहला अपना W इक्वल टू वी इंटू क्यू, दूसरा हो गया W इक्वल टू वी आई टी, और तीसरा फॉर्मूला अपना बन गया W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा क्या था, आखिर जो हीट है, हीट जो है किस पे डिपेंड करती है। पहली तो हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम। ये रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। और ये जो अपना वर्क है और जो हीट, अच्छा हीट जो है, हीट की बात कर ले, हीट तो ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है। हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है। तो हमने बात किया पे एनर्जी की, और हीट अपनी एक तरह की एनर्जी है। चाहे वो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल टू हीट में चेंज हो रही है, लेकिन एनर्जी तो है। वो क्या है, वो एनर्जी तो है। हमेशा एनर्जी कंजर्व होती है, जब भी कभी चेंज होती है तो हमेशा कंजर्व होती है एनर्जी, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये अपना जो वर्क है ये एनर्जी है, और जो एनर्जी है अपना हीट है। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, H फॉर हीट लिख दिया हमने, H फॉर हीट एनर्जी लिख दिया, जिसे हम लिख सकते हैं H इक्वल टू W इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सबको एक बड़े से डिब्बे में डाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब आपको याद होने चाहिए और रटना नहीं है इसे।
ये आपको फंडा समझ में आ गया हो कैसे कैसे ये आ रहा है, एक फॉर्मूला हमने उठाया तो सबको प्रूव कर दिया, ऐसे से ही आ गया। ठीक है, रट्टा नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप सबको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और ये जो अपना रूल है, ये अपना जो हीट का ये रूल आया, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ क्या कहते हैं, हीटिंग। इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जूल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका फॉर्मूले को बनाया, इसको इन्वेंट किया, इसलिए क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इतनी डिस्कशन हमने कर ली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है पावर के बारे में। आखिर ये पावर क्या है? पावर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है, आप सबको आसानी से क्लियर हो जाएगा। पावर के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। आखिर इलेक्ट्रिक पावर है क्या? इलेक्ट्रिक पावर है रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। आखिर किस रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है अपना, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क डन। सिंपल सा क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन। किस रेट से अपना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। रेट का मतलब क्या हो गया, रेट जब भी आए अपना, रेट का मतलब क्या हो गया, अपना टाइम से रिलेशन है इसका, यानी कि एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में कितना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, एक फिक्स यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में अपना कितना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, एक यूनिट टाइम में कितना अपना इलेक्ट्रिक वर्क हुआ, कितना अपना इलेक्ट्रिक वर्क हुआ, ये अपना क्या है, पावर है। ये अपना क्या है, पावर को कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। और उसकी यूनिट क्या है, पावर की अपनी यूनिट हो जाएगी वाट, बहुत ही अच्छी सी यूनिट है इसकी वाट, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और बाकी और भी यूनिट्स इसकी किलोवाट है, किलोवाट है। अच्छा, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट। ऐसे ही हम देखते हैं 1 मेगावाट, 1 मेगावाट इसको 10 की पावर 6 वाट होते हैं, 10 की पावर 6 वाट। अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, 1 मेगावाट दे देता है, 1 किलोवाट देता है, न्यूमेरिकल से बहुत कंफ्यूज करता है। हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं इस पे, तो ये चीजें आपको पता चल गई। तो इसको हम फॉर्मूले में कंपाइल करते हैं। आखिर फिजिक्स में है कुछ नहीं, फिजिक्स आखिर करना क्या चाह रहा है, फिजिक्स करना ये चाह रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी चीजें हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, एक कंपाइल कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है सारे फॉर्मूले। वो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, इससे एक ही चीज से, एक ही फॉर्मूले से अपनी विश्व की सारी चीजें क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है, शायद आप में से कोई पॉसिबल कर दे ऐसा। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में करते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स के लिए इजी से कर पाए। रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क डन, तो हम पावर इक्वल टू क्या लिखते हैं, रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क यानी डब्ल्यू सीधी बात वर्क है अपॉन टाइम। हमने क्या बात की थी, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, पावर, और ये वर्क है, ये टाइम, ये अपना पावर है, ये अपना वर्क या फिर एनर्जी क्या दी, ये अपना टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एक फिर टाइम में, यूनिट टाइम में अपना कितना वर्क हो रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है अपनी, कितनी एनर्जी यूज हो रही है, ये अपना क्या है, पावर है। अच्छा, माने कि हमें 1 वाट डिफाइन करना होगा, 1 वाट। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1-2 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं अक्सर ऐसा। तो हम साथ में कॉम्पिटिशन के साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं। तो 1 वाट में क्या होता है, 1 वाट पूछ ले, आखिर 1 वाट पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 वाट हम सिंपली डिफाइन कर देंगे जब अपने एक यूनिट टाइम में, अपने एक यूनिट टाइम में, माना यूनिट टाइम ने 1 सेकंड ले लिया, एक यूनिट टाइम में वर्क 1 जूल होगा। वर्क कितना होगा, 1 जूल होगा। जब 1 जूल का वर्क अपने कितने में होगा, 1 सेकंड में होगा। 1 सेकंड में जो अपना 1 जूल का वर्क होगा, तब उसको क्या कहेंगे, हम 1 वाट कह देंगे। क्या कह देंगे, अपना 1 वाट कह देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के हम क्या देखेंगे, जैसे हमने किसका, हीट एनर्जी के हमने 2-3 फॉर्मूले देखे, हमने टोटल 3 फॉर्मूले देखे हमने। ऐसे हम पावर के भी और फॉर्मूले देखेंगे, पावर के भी क्या करेंगे, और फॉर्मूले देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, आखिर कैसे इसका रिलेशन हो सकता है, कैसे कैसे रिलेशन इसका और बन सकता है। ठीक है भाई, हम डिस्कस करते हैं और रिलेशन इसके। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले से, जैसा हमने उसमें किया था, इसी फॉर्मूले से उसको भी करेंगे। हमने हीट एनर्जी में किया था, एक फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले डिराइव किए थे, इससे भी एक फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे।
अपना फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब इसमें हम क्या करें, कोई ना कोई एक वैल्यू अपनी चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें। तो इसमें हमें सबसे अच्छा सा वैल्यू हमें पता है किसका, एनर्जी का, वर्क का सबसे अच्छा सा हमें पता है। क्या पता है, वी आई टी। अभी तो हमने बताया क्या पता है हमें, वी आई टी। डब्ल्यू इक्वल टू में क्या पता है, वी आई टी। ये फॉर्मूला अपने को पता है, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो P इक्वल टू, इसकी जगह हम वैल्यू लगा दे वी आई टी, अपॉन ये क्या हो गया टी। अब ये टी से टी मर गया, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया, P इक्वल टू वी आई। वेरी सिंपल, आसानी से हमने क्या किया, वर्क की जगह पे सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दिया, टी से टी अपना मर गया और P इक्वल टू क्या आ गया, वी आई आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, अगले हमें और भी फॉर्मूले बनाने, इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और बनेंगे, इसके अलावा दो फॉर्मूले और बनेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, केवल एक वैल्यू को रिप्लेस करनी है, केवल एक वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ये अपने को फॉर्मूला पता है, ये कहां से आता है, ये ओम्स लॉ है भाई। अब ये जिसको नहीं पता फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं रह गया भाई, ये जिसको नहीं पता ओम्स लॉ, वो पढ़ने से फायदा नहीं रह गया भाई आपका। P इक्वल टू क्या है, वी आई है, V को हम डिस्प्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे V इक्वल टू आई आर से, ठीक है। ओम्स लॉ सबको पता होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, P इक्वल टू क्या है, V की जगह आई आर पुट कर दें, इनटू क्या है I। अब देखिए अपना I डबल हो गया, I क्या हो गया, 2I हो गया, तो इसको I स्क्वायर लिख सकते हैं, I स्क्वायर लिख सकते हैं, I स्क्वायर R ये लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं भाई, वेरी इजी, I स्क्वायर R लिख सकते हैं इसे। तो अपना दो फॉर्मूले बन रहे हैं, इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनेगा अपना, ये फॉर्मूला एक ये बनना और एक ही फॉर्मूला ये बनना। अब क्या करें, I स्क्वायर R में हम फिर से चेंज करें, I स्क्वायर R में हम फिर से चेंज करें। तो क्या चेंज करेंगे I स्क्वायर R में, I स्क्वायर R में I की वैल्यू चेंज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, I की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ना V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू हम V अपॉन R लिख सकते हैं, I को इधर छोड़ दें, R को नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ से भी आ गया। I इक्वल टू V अपॉन R पुट कर दें, P इक्वल टू I की जगह पुट कर दें V अपॉन R, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R मर गया, तो क्या बचा, V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। मेरे पास के तीन फॉर्मूले आ गए, तीन नहीं चार फॉर्मूले आ गए अपने पास, चारों को हम एक जगह लिख दें, और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले अपने पास आ गए, सबसे पहले हमने चालू की थी P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से, हमने अपनी कहानी चालू की थी, पूरी कथा जो हमने चालू की थी, किससे चालू की थी, डब्ल्यू अपॉन टी से चालू की थी। फिर हमने क्या क्या, डब्ल्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दी वी आई टी से, टी से टी कट के अपना वी आई आ गया, तो अपना एक और फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, वी आई आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर से रिप्लेस किया था, v की वैल्यू ओम्स लॉ की हेल्प से रिप्लेस कर दी थी, क्या लिख दी थी, आई आर लिख दी थी। इस आई आर पुट करने पे अपनी वैल्यू क्या आई थी, आई स्क्वायर आर आई थी, आई स्क्वायर आर आई थी। और इसमें भी हमने क्या किया था, नेक्स्ट फॉर्मूले में हमने आई की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी किससे, v अपॉन आर से, ये भी अपना आया था ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू v अपॉन आर होता है, v अपॉन आर से पुट कर दिया था, फिर हमने आर आर काट दिया, अपना क्या आ गया था, v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अपने पास चार फॉर्मूले हो गए पावर के, चार फॉर्मूले हो गए ये अपने पावर के, और ये चारों आपको आने चाहिए। अब कई बच्चे ये कहते हैं, आखिर सर चार फॉर्मूले की क्या जरूरत है, हम एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले से सबको डिराइव करके अपना यूज कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये, माना आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, ठीक है, माना आप एनटीएससी कॉम्पिटिशन में बैठे हैं, और वहां पे अगर जो आप इससे ये डिराइव करने लगेंगे, तो इसी में आपका कितना टाइम चला गया, 5 मिनट चला गया, और एक टाइम का एक क्वेश्चन के लिए लेट सपोज आपको मिला 2 मिनट, और आपने 5 मिनट इसी में वेस्ट कर दिए, तो आपके बाकी दो लगभग 1.5 क्वेश्चन का टाइम तो चला गया ना। हमें क्या करना है, फास्ट करना है, हमें चीजों को क्या करना है, बहुत ही तेज सॉल्व करना है, बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है, हमें केवल बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं रहना है, हमें बोर्ड एग्जाम तक सीमित, भाई जो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, पीसीएम लेंगे 11th में, हमें बोर्ड एग्जाम तक सीमित थोड़ी रहना है, कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करनी है, तो हमने चीजों को बहुत ही फास्ट करना है भाई। न्यूमेरिकल से हमें देखते ही पता लगना चाहिए भाई इसमें क्या है, इस न्यूमेरिकल से v दिया r दिया, मैं ये फॉर्मूला लगा दे तो अपना क्या आ जाए, पावर आ जाए, ठीक है। हमने फॉर्मूले से बताया, अक्सर क्वेश्चन में किसी में v दिया रहता है, किसी में i दिया रहता है, किसी में r दिया रहता है, तो जो अपने पास दिया होगा क्वेश्चन में जो डिटेल हमने दी होगी,
उसी डिटेल को यूज करके हम कोई ना कोई फॉर्मूला यूज कर देंगे, हम इसको डिराइव नहीं करेंगे बार बार, बस ये फॉर्मूले आ गए हमें याद होने चाहिए फॉर्मूले, और इस चीज को हम पुट करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इजी, वेरी इजी, ठीक है। तुमने इसके वर्क के, इलेक्ट्रिकल वर्क के 3 फॉर्मूले बता दिए, पावर के 4 फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए अच्छे से। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, लगभग अपना टाइम हो रहा ज्यादा हो रहा है, और अब अगले लेक्चर में बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय न्यूमेरिकल्स करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे और पावर पे, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, और कुछ रेजिस्टेंस का भी और लेके आएंगे आपके लिए, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, धन्यवाद।